आर के नारायण जो है उसको पढ़ रहे थे। आर के नारायण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, आपको पता है, और इस पर भी क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, क्योंकि आर के नारायण तो आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें, नॉवेल्स के बारे में, उनके नॉवेल्स के अंदर सारे नॉवेल्स का नाम, ये सब पता होना चाहिए। तो देखो यदि हम आर के नारायण की बात करें तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि भाई इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, आर के नारायण, तो इसका पूरा नाम है राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। फाइन, ये इसका नाम है। नेक्स्ट है इसका जन्म कहाँ हुआ, तो मद्रास, अब इसको चेन्नई कहते हैं, तमिलनाडु में है, तो इसका ये भी ध्यान रखना है इसके लिए। तो नेक्स्ट ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि भाई आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने आनंद पढ़ा था, ठीक है ना, मुल्कराज आनंद, तो हमने कहा था E.M. फॉस्टर ने उसको अप्रिशिएट किया, उसका प्रेफस लिखा है ना, इस तरीके से। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि ये जो है इनकरेज बाय ग्राहम ग्रीन। उस वक्त भी मैंने बताया था आर के नारायण की यदि बात आए तो ग्राहम ग्रीन, और मुल्कराज आनंद की बात आए तो E.M. फॉस्टर, ये नाम आपको दिमाग में ध्यान रखने हैं। तो इसको किसने इनकरेज किया, ग्राहम ग्रीन ने। इसकी स्टाइल जो थी बहुत ही सिंपल, आप किसका कि कोई भी नॉवल एक सिंगल सिटिंग में पढ़ सकते हो, आपको किसी भी तरीके से की कोई डिक्शनरी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि कोई एक आध वर्ड ऐसे आ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है नहीं, तो आप जो है इसके किसी भी नॉवल को सिंगल सिटिंग में आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। सिंपल लैंग्वेज है, ह्यूमर है और पैथोस भी है। पैथोस का मतलब जैसे आप मान लो बैचलर ऑफ आर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि भाई एक कैरेक्टर है, ठीक है ना, चंद्रन, उसकी जो है उसकी जो बिलवड है मालती, उससे शादी नहीं हो पाती, हॉरोस्कोप मैच नहीं करता, तो वो दुखी होता है, फिर वो उसको बार बार में देखने के लिए जाता है, नदी के किनारे जाता है, अपने फ्रेंड के घर चला जाता है। तो ह्यूमर, पैथोस और सिंपल लैंग्वेज। तो देखो सबसे बड़ी बात तो आर के नारायण में आपको ध्यान रखना है कि वो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता है, उसके बाद ह्यूमर का यूज़ करता है, ठीक है ना, पैथोस भी है उसके में। ओके, नेक्स्ट है नॉवल ऑफ आर के नारायण विच वॉज कॉल्ड अ बुक इन 10,000। ठीक है ना, इसके एक नॉवल है जिसके बारे में कहा जाता है ये बुक इन 10,000, और ये जो है किसने कहा था, ग्राहम ग्रीन ने कहा था, और किसके बारे में कहा था, स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ग्राहम ग्रीन ने इसकी जो बुक है स्वामी एंड द फ्रेंड्स, ठीक है ना, जो कि इसकी फर्स्ट नॉवल है, ठीक है ना, उसके बारे में कहा था ए बुक इन 10,000। फाइन, इसके बाद देखो नेक्स्ट है, देखो इसका जो कंपैरिजन है, देखो आपको पता होना चाहिए कि आर के नारायण जो है रीजनल नॉवेलिस्ट है, और इसका रीजन जो है, क्षेत्र जो है वो फिक्शनल मालगुडी है। अब देखो मैंने कहा फिक्शनल मालगुडी, यानी मालगुडी वैसे कोई एक्सिस्टेंस में नहीं है, मालगुडी जगह, ठीक है ना, ये केवल उसकी कल्पना में ही है, तमिलनाडु में कहीं किसी प्लेस, लोग उस जगह का नाम कुछ और हो सकता है, ठीक है ना, कई लोग अलग अलग प्रेडिक्ट करते हैं कि शायद ये इसके बारे में हो, शायद ये मद्रास को मालगुडी बता रहा हो किसको, लेकिन आपको तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। तो ये जो मालगुडी है एक फिक्शनल टाउन है, ठीक है, इट डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो रीजनल नॉवेलिस्ट मैंने आपको बताया था, रीजनल नॉवेलिस्ट वो नॉवेलिस्ट होता है जो किसी जियोग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, उसके लोग, ठीक है ना, और वहाँ का यूज़ करता है अपनी वर्क के लिए, मतलब वहाँ के किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया की बात करता है और वहाँ के लोगों की बात करता है जो उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से संबंधित हो। तो इसके जो वर्क्स हैं उनमें, इसके नॉवेल्स जो हैं, इसकी स्टोरीज जो हैं, उसमें मालगुडी का रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो इस कंसर्न में, रीजनल नॉवेलिस्ट के कंसर्न में, इसका कंपैरिजन जो है विलियम फॉकनर के साथ किया जाता है। विलियम फॉकनर बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर है, ठीक है ना, इसके एक दो वर्क्स जो है उन पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं, साउंड एंड फ्यूरी, ठीक है ना, एक आपका एप्सलम, साउंड एंड फ्यूरी में आपको ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि ये साउंड एंड फ्यूरी टाइटल कहाँ से लिया गया है, शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया गया है, वो जब कहता है लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो ब्रिटिश लिटरेचर में तो बात करेंगे, लेकिन आप जैसे विलियम फॉकनर का जैसे ना, देखो कैसे याद तरीका होता है पढ़ने का, कैसे आप सुपरफिशियल क्वेश्चन को बिल्कुल सही करते हो। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट आया तो विलियम फॉकनर के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें याद नहीं कर पाओगे। जैसे विलियम फॉकनर आए तो आपको इसके 2-3 चीज़ें पता होना चाहिए कि भाई रीजनल नॉवेलिस्ट है, योगनो पटावा उसका रीजनल एरिया है। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट नॉवल की बात करें तो आपको तुरंत ही पता होना चाहिए कि साउंड एंड फ्यूरी है, एप्सलम है। साउंड एंड फ्यूरी जो है वो टाइटल शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया गया है। शेक्सपियर के मैकबेथ की लाइन है कि लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। हालांकि जब हम शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ पढ़ेंगे, जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, विलियम फॉकनर के बारे में पढ़ेंगे जब और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहीं से आपको तुरंत एक राइटर का नाम जैसे ही आए तो उसके बारे में जो 2-4 मोटी मोटी बातें वो तुरंत पता होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके सुपरफिशियल क्वेश्चन सारे सही हो जाएंगे, और सुपरफिशियल क्वेश्चन सही होने पर ही आप मेरिट में आ जाओगे। फिर उसके बाद वर्क रहता है कि जो अंदर के जो क्वेश्चन है उनको सही करके आप मेरिट में और ज़्यादा ऊपर चले जाएँ, जिससे कि आपका इंटरव्यू वाली झंझट ना रहे। तो देखो मैंने कहा आपसे, आर के नारायण इज कंपेयर टू विलियम फॉकनर। आर के नारायण का कंपैरिजन किससे किया जाता है, विलियम फॉकनर से किया जाता है।
इन फिक्शनल टाउन एंड डिपिक्शन ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। कैसे? देखो, एक तो फिक्शनल टाउन के रूप में, वो देखो आपका जो फॉकनर है, फॉकनर जो है उसका जो रीजनल एरिया है वो है योकनो पटावा, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये जो विलियम फॉकनर है वो एक पर्टिकुलर रीजनल एरिया में अपने नॉवेल्स की सेटिंग रखता है, और उस पर्टिकुलर रीजनल एरिया का नाम है योकनो पटावा, YOKNOPATA पटा WPHA, योकनो पटावा। तो देखो, और ये हमारा जो आर के नारायण क्या है, मालगुडी। तो आपने देखा, एक तो ये रीजनल राइटर हैं दोनों। इसके अलावा जिस तरीके से विलियम फॉकनर अपने जो वर्क्स हैं उनमें ह्यूमर और पैथोस, अभी हमने बताया था सिंपल लैंग्वेज, ह्यूमर, पैथोस, जिस तरीके से विलियम फॉकनर ह्यूमर और पैथोस को का डिपिक्शन करता है, उस तरीके से आर के नारायण ने भी अपने वर्क्स में ह्यूमर और पैथोस का डिपिक्शन किया है, ठीक है। तो यदि हम इसके नॉवेल्स की बात करें, तो इसके नॉवेल्स की यदि बात करें तो विलियम फॉकनर से इसका कंपैरिजन किया जाता है। एज फार एज इज स्टोरीज आर कंसर्न, यदि इसकी स्टोरीज की बात करें तो एक फ्रेंच राइटर है जिसका नाम है गाई डी मौपासांग, ठीक है ना। तो उसका देखो ध्यान रखना, इसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत कर देते हैं लोग, गाई डी मौपासांग, प्रोनाउंसिएशन क्या है, मौपासांग। ये एक फ्रेंच राइटर है, ये जो एक फ्रेंच राइटर है। अब क्योंकि फ्रेंच आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए इसके बारे में हमें डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि यूजी लेवल पे इसकी बहुत ही फेमस स्टोरी चलती है, अम्ब्रेला, है ना। तो उस कंसर्न में पूछ लें तो बात अलग है। इसकी एक स्टोरी है गाई डी मौपासांग की, अम्ब्रेला। तो उस कंसर्न में पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि UMBRELLA अम्ब्रेला इसकी स्टोरी है, गाई डी मौपासांग की, ठीक है ना। तो ये फ्रेंच राइटर है। तो यदि इसकी स्टोरीज की बात करें तो स्टोरीज के कंसर्न में इसका कंपैरिजन किससे किया जाता है, गाई डी मौपासांग। तो देखो, हिज स्टोरीज आर कंपेयर टू गाई डी मौपासांग बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू कंप्रेस्ड नैरेटिव, क्योंकि ये जो कहानी है उनको बिल्कुल कंप्रेस्ड करके बताता है। तो जैसे गाई डी मौपासांग का अम्ब्रेला देखोगे आप 2-2.5 पेज में, और मतलब उसमें बहुत सारी बातें। तो कंप्रेस्ड नैरेटिव की यदि बात करें तो ही कैन बी कंपेयर टू गाई डी मौपासांग, ठीक है। तो फॉकनर से कंपैरिजन नॉवेल्स का, क्योंकि फॉकनर भी रीजनल नॉवेलिस्ट है, फॉकनर भी अपने ह्यूमर और पैथोस प्रेजेंट करता है, आर के नारायण भी। और गाई डी मौपासांग से स्टोरीज की कंपैरिजन, क्योंकि गाई डी मौपासांग जो है कंप्रेस्ड नैरेटिव लिखता है और ये भी ऐसे करता है, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसके नॉवेल्स की बात करें तो देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई फेमस राइटर है तो सबसे पहले उसके नॉवेल्स के बारे में जो मोटी मोटी बातें टाइटल के साथ ही आपको पता होना चाहिए। देखो, यदि हम स्वामी एंड द फ्रेंड्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये आ गई, फर्स्ट नॉवल है इसका। जैसे ही आपको बात आए तो ये पूछ लेते हैं, स्वामी एंड द फ्रेंड्स फर्स्ट नॉवल। दूसरी बात, अब ये स्वामी से ये तो जैसे ध्यान रह जाएगा, इसका जो प्रोटैगनिस्ट है स्वामी, उसका नाम है स्वामीनाथन, ठीक है ना। तो स्वामी तो वो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी स्टोरी है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें कुछ क्रिकेटर्स का नाम मेंशन किया जाता है, कुछ क्रिकेटर्स की स्टोरी बताई जाती है, क्रिकेटर्स का नाम मेंशन किया जाता है। तो ये दूसरी बात ध्यान रखना, आपने जॉन ब्रैडमैन का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो ब्रैडमैन का नाम सुना होगा, टेस्ट में इसने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं ना, ठीक है, 100 के आसपास की उसकी एवरेज है। तो इसमें जो है ब्रैडमैन, जिसका कंपैरिजन कई बार सचिन तेंदुलकर से किया जाता है, तो इसमें उसका भी रेफरेंस है ब्रैडमैन का। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई स्वामी एंड द फ्रेंड्स जो है फर्स्ट नॉवल है, और इसमें कुछ क्रिकेटर्स मेंशन किए हैं। अब वो कौन कौन से हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यदि हम बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपको क्या ध्यान रखना है, इसके जो प्रोटैगनिस्ट ध्यान रखना है। इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो है चंद्रन, उसका फ्रेंड मोहन, उसकी बिलवेड मालती, और उसकी वाइफ सुशीला। अभी स्टोरी बताऊंगा जब याद आए। तो ये आपको 4 कैरेक्टर्स जो है ध्यान रखने चाहिए जब आप बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स का जो प्रोटैगनिस्ट है वो चंद्रन है। चंद्रन ही बैचलर ऑफ आर्ट्स है, जिसने ग्रेजुएशन कर ली, फिर उसी की चारों तरफ स्टोरी घूमती है, ठीक है। उसके बाद मोहन उसका फ्रेंड है, मालती उसकी गर्लफ्रेंड है जिससे वो शादी करना चाहता था लेकिन शादी नहीं हो पाई, वो हम आगे जब नॉवल पढ़ेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सुशीला जो है उसकी वाइफ है। तो ये आपको जैसे ही आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स पढ़े तो सबसे पहले ये कैरेक्टर्स ध्यान होने चाहिए, पूछ लेते हैं। फिर डार्क रूम में कोई ज़्यादा आपको बात ध्यान रखने की नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये अर्ली नॉवल है इसका, शुरू का, ठीक है ना। स्वामी एंड द फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट, और फिर डार्क रूम। इसकी सेटिंग मालगुडी है। तो ये बस आपको ये किस कंसर्न में ध्यान रखना है कि कई बार क्रोनोलॉजी आ जाती है तो हमें डार्क रूम जो है उसको पढ़ा नहीं होता या दिमाग से मिस हो जाता है, तो हम सोचते हैं डार्क रूम का पब्लिश हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरू के 3 नॉवल हैं ये, ठीक है ना। नंबर 1 स्वामी एंड द फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और डार्क रूम, फाइन। नेक्स्ट है इंग्लिश टीचर। इस इंग्लिश टीचर में जो है, इंग्लिश टीचर की बात कीजिए,
और जो कैरेक्टर है वो है कृष्णा और सुशीला, कृष्णा एंड सुशीला। अब उनकी एक लड़की है जिसका नाम लीला है, लेकिन वो तो बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन जो मेन बात है, तो सबसे पहले तो इंग्लिश टीचर में आपको ध्यान रखना है, दो कैरेक्टर है कृष्णा और सुशीला। कृष्णा जो है इंग्लिश टीचर है और सुशीला उसकी वाइफ है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो द इंग्लिश टीचर है इसमें टेलीपैथी की बात की गई है, मैजिक रियलिज्म। देखो आपके सलमान रुश्दी ने तो अब बात की है, आर के नारायण ने टेलीपैथी की बात पहले ही कर ली। आर के नारायण ने इसमें मैजिक रियलिज्म की बात की है, ठीक है। मैजिक रियलिज्म ने मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया है। तो इसमें क्या होता है कि उसकी वाइफ मर जाती है, ठीक है ना। और वैसे भी टेलीपैथी क्या होता है, टेलीपैथी का मतलब होता है यू कम्युनिकेट विथ समवन, आप किसी से कम्युनिकेट करते हो विदाउट एनी प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिना किसी प्रॉपर। देखो मैं आपसे बात करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, फ़ोन पे कर सकता हूँ, मुंह से बोल के कर सकता हूँ, इशारों से कर सकता हूँ, लेटर्स कैसे कर सकता हूँ, मेल से कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये कम्युनिकेशन के जनरल मीडियम है। लेकिन वो जो है इन किसी मीडियम का यूज़ नहीं करता और वो अपनी उसकी वाइफ मर जाती है तो उसकी सोल से, उसकी आत्मा से बात करता है। तो ये मैजिक रियलिज्म का भी एग्जाम्पल है और इसी को बोलते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब यू टॉक टू समवन या फिर यू कन्वर्स विद समवन विदाउट एनी प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिना कोई प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो आत्मा से बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये कोई कम्युनिकेशन का मीन्स नहीं हुआ, तो इसे कहते हैं टेलीपैथी, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो मैजिक रियलिज्म। तो ये जो है आपका द इंग्लिश टीचर में आपको ध्यान रखना है, इसमें टेलीपैथी बताई जाती है, मैजिक रियलिज्म बताया जाता है, वो अपनी वाइफ की स्पिरिट से बात करता है, उसकी वाइफ मर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो बिगिनिंग में जो बातें ध्यान रखनी है उनमें ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम यदि बात करें नेक्स्ट मिस्टर संपत, ठीक है ना। तो मिस्टर संपत में आपको कोई ज़्यादा बातें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ना। मिस्टर संपत ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका टाइटल ही ध्यान रख लें, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्सपर्ट। देखो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का कैरेक्टर ध्यान रख सकते हो, मार गया, ठीक है ना। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट के बारे में जो मेन बात है जो ध्यान रखने की है वो ये है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और किसके इमिटेशन है ये शेक्सपियर के प्लेस की इमिटेशन है। शेक्सपियर का जो प्ले है आपको पता है वो 5 एक्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो उसी तरह शेक्सपियर के प्लेस की तरह ही इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस या 5 पार्ट्स। जैसे शेक्सपियर का प्ले 5 एक्ट्स में डिवाइडेड होता है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो ये पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट के बारे में ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद हम यदि बात करें वेटिंग फॉर महात्मा, तो देखो यहाँ महात्मा किसके लिए है, महात्मा गांधी के लिए, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर जो है किस चीज़ की, इसमें एक तो इंडिया का जो पार्टीशन है वो 1947 और 1948 में गांधी जी की डेथ के बारे में बताया जाता है। ये इंसिडेंट इसमें है, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो 1947 का पार्टीशन ऑफ 1947 और असैसिनेशन ऑफ गांधी इन 1948, ये 2 इंसिडेंट जो है उसका डिस्क्रिप्शन है। तो आपको जैसे ही आपको वेटिंग फॉर महात्मा आए तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है जो इसका गाइड। तो गाइड के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना। अब आप कहते हो ना कि डेट याद रखनी है क्या, ठीक है ना। तो डेट जो है ध्यान रखनी, किसकी ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये चीज़ ध्यान रखना, अब इस गाइड की आपको डेट ध्यान रखनी है 1958 और इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, वो भी ध्यान रखना है कब मिला है, तो वो मिला है 1960 में। तो ये डेट ध्यान रखनी है। गाइड जो है बहुत ही फेमस नॉवल है, इसका पब्लिकेशन भी ध्यान रखना है 1958 और उसके 2 साल बाद 1960 में इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, तो ये ध्यान रखना है। एक इसका स्वामी एंड द फ्रेंड्स फर्स्ट नॉवल है, तो उसकी डेट ध्यान रख लेना बस, और डेट वेट का कोई चक्कर नहीं करना आपको, ठीक है। यदि गाइड की बात करें तो जैसी गाइड आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये कैरेक्टर ध्यान रखने हैं, राजू, रोजी, वेलन, मार्को, ये कैरेक्टर ध्यान रखने हैं। राजू जो है इसका प्रोटैगनिस्ट है, रोजी जो है और मार्को हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन ये क्या है, मार्को को छोड़कर राजू के साथ रहने लग जाती है। राजू एक टूरिस्ट गाइड है और वेलन जो है, ठीक है ना, एक गांव का एक आदमी है, ठीक है। अब वेलन का इंपॉर्टेंस क्या है, आप वेलन का इसलिए इंपॉर्टेंस है, वेलन की मूर्खता की वजह से राजू को जो है फास्ट रखना पड़ता है, ठीक है ना। वो हम स्टोरी करेंगे जब पढ़ लेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो इस पर एक मूवी भी बनी हुई है देवानंद की, आप गाइड, ठीक है ना, आप लोगों ने शायद देखी भी होगी। तो गाइड जैसे ही आए तो आपको देखो पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि 1958 में इसका पब्लिकेशन, 1960 में इसको साहित्य अकादमी अवार्ड, राजू, रोजी, मार्को और वेलन, ये और वेलन याद नहीं है तो आपको ध्यान रखना है। देखो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि किसकी बेवकूफ़ी की वजह से फास्ट रखना पड़ा, किसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उस कंसर्न में क्या है, वेलन का नाम ध्यान रखना होता है। राजू प्रोटैगनिस्ट है, टूरिस्ट गाइड है, ओके। रोजी और मार्को हस्बैंड वाइफ है, वो आते हैं, राजू उनको जो है मालगुडी दिखाता है, लेकिन
राजू जो है उससे रोज़ी अट्रैक्टेड हो जाती है और इस तरीके से वो राजू के साथ रहने लग जाती है। इस तरीके से आगे स्टोरी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है राजू, रोज़ी, वेलन और मार्को, ठीक है। नेक्स्ट है मैन ईटर ऑफ मालगुडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मैन ईटर ऑफ मालगुडी में आपको ध्यान रखना है, इसका जो कैरेक्टर का नाम ध्यान रखना है वासु, और एक नैरेटर का नाम ध्यान रखना है नटराज। ये नटराज तो नैरेटर है इस कहानी को बताने वाला, ठीक है, और वासु जो है वो एक बैड कैरेक्टर है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो स्टोरी है कहाँ से ली गई है। ये स्टोरी हमारे जो भस्मासुर की कहानी है, हमारे जो इंडियन मिथोलॉजीज में भस्मासुर की कहानी है, भस्मासुर की जो कहानी है वो वहाँ से ली गई है। तो देखो ये चीज़ें जो जैसे इस नॉवल के बारे में पढ़े तो ये बात आनी चाहिए। भस्मासुर की क्या कहानी थी? भस्मासुर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको शिवजी भगवान ने ये आशीर्वाद दे दिया था कि भाई तू जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लग गया। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं शिवजी भगवान के सिर पे हाथ रख दूं और उनकी जो वाइफ है पार्वती जी उनसे शादी कर लूं। तो वो शिवजी भगवान के लिए उसके पीछे भागा। तो शिवजी भगवान के पीछे भागा तो शिवजी भगवान अपने बचाव के लिए क्या है एक जगह चले गए। अब वो जगह गुफा में जाकर तपस्या करने लगे। उस गुफा का नाम है शिवखोड़ी, आज भी प्रेजेंट है जम्मू में। आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे शिवखोड़ी की गुफा, तो वहाँ पे उन्होंने तपस्या की। अब पार्वती जी ने सोचा कि मैं कैसे, तो पार्वती जी एक सुंदरी का वेश बना के जो भस्मासुर है उसके साथ डांस करने लग गई और भस्मासुर जो उनको कॉपी करने लग गया। जैसे जैसे पार्वती जी डांस करती थी भस्मासुर उसको कॉपी करता जाता है। अब पार्वती जी डांस करते करते अपने सिर पर हाथ रखती हैं तो भस्मासुर भी अपने सिर पर हाथ रख लेता है, भस्मासुर भस्म हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो उसकी खुद की जो शक्तियां हैं, हर राक्षस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो उसका खुद का ही नाश कर देती हैं। हर राक्षस, जैसे रावण की कहें तो रावण के अंदर बहुत ज़्यादा अहम था, तो उसके अंदर ही हर एक राक्षस जो है उसके अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उसको खुद को ख़त्म कर देती है। तो वो इसमें कहता है भी एवरी डीमन, हर राक्षस, ठीक है ना, एवरी डीमन हैज़ इन इट सेल्फ टाइनी सीड्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हर राक्षस जो है उसके अंदर कोई भी टाइनी सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, छोटे से बीज होते हैं खुद को नाश करने के, ठीक है। इसमें एक वासु नाम का कैरेक्टर होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है, हर किसी को मारता रहता है। इतनी शक्ति होती है उसमें किसी भी कि एक थप्पड़ के मारे किसी को मार दे ऐसी। एक बार रात को वो सो रहा होता है तो उसके वो सिर पे मच्छर बैठता है तो उसको जोर से मारता है, तो वो मच्छर तो मरता है या नहीं मरता पता नहीं, लेकिन उसके हाथों में इतनी पावर थी कि वो खुद ही उसका सिर जो है उसकी नसें फट जाती है, वो मर जाता है। तो उसकी शक्ति ही वो उसके लिए क्या हो गई, सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस हो गई। तो एवरी डीमन इन इट सेल्फ हैज़ टाइनी सीड्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस। तो ये लाइन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मैंने मेंशन की गई है, ठीक है। तो ये आपको मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी के बारे में, जैसे आप नॉवल का नाम पढ़े तो आपको ये पता होना चाहिए भस्मासुर की स्टोरी है। आपको पता होना चाहिए कि मैन ईटर वो कौन है, वो राक्षस जो, या फिर वो कौन है जो बैड कैरेक्टर वासु है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टोरी का नैरेटर कौन है, तो वो नटराज है, ये ध्यान रखनी है। उसके बाद आपकी आती है वेंडर ऑफ स्वीट्स। जैसे ही वेंडर ऑफ स्वीट्स की बात आए तो आपको 3 कैरेक्टर ध्यान रखने हैं। एक तो है जगन, एक है माली और थर्ड वन इज ग्रेस। ये 3 कैरेक्टर ध्यान रखते हैं। जगन जो है वो टिटुलर कैरेक्टर है, JAGAN, सॉरी JAGAN कर लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, JAGAN, जगन। ये टिटुलर कैरेक्टर है। टिटुलर कैरेक्टर का मतलब वेंडर ऑफ स्वीट्स, ठीक है ना, स्वीट की दुकान वाला, तो वो कौन है, वो जगन है। उसका बेटा है माली, और वो माली जो है फॉरेन जाता है और वहाँ से एक फॉरेन लड़की को ले आता है, उससे शादी कर लेता है, उसका नाम है ग्रेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बताते हैं कि भाई आपको इसमें जैसे ही पढ़े तो क्या चीज़ पढ़नी है, शुरू में क्या चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि वेंडर ऑफ स्वीट्स जो है उसकी थीम होती है जनरेशन गैप। इसके फादर ट्रेडिशनल आइडियाज़ वाले हैं और जो माली है, जगन तो ट्रेडिशनल विचार वाला है और माली जो है मॉडर्न आइडिया वाला है, मॉडर्न विचारों वाला है, जैसे कि होता ही है। तो इससे क्या हो जाता है, जनरेशन गैप हो जाता है। हम कुछ कहते हैं, हमारे पेरेंट्स कहते हैं नहीं ऐसे, तो हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं समझ पाते और पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में जनरेशन गैप है। तो इसकी थीम, पहली थीम क्या है, जनरेशन गैप, GENERATION, जनरेशन गैप, फाइन। और दूसरी यदि बात करें तो देखो ये जो इंडियन है, ईस्ट का रहने वाला, ठीक है ना, कौन, माली, और ये जो शादी करता है वो वेस्ट से, फॉरेन कंट्री से लड़की लेके आता है। तो ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर, ईस्ट और वेस्ट का मिलन, ठीक है ना, आमना सामना। तो नेक्स्ट इसकी थीम क्या है, ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर, ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर, फाइन। तो ये चीज़ें आपको जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शुरुआत में ध्यान रखनी है। बाकी डिटेल में तो अभी पढ़ेंगे हम सारा और ज़्यादा, लेकिन जैसे आप एक बार इनकी रीडिंग करें ना, जैसे इनके नॉवेल्स के नाम ध्यान रखें तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइगर फॉर मालगुडी। तो टाइगर फॉर मालगुडी में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान नहीं रखनी, केवल एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है टाइगर फॉर मालगुडी। देखिए इसमें क्या था,
ये लिखने के लिए प्रेरित कैसे हुआ आर के नारायण? आर के नारायण ने एक बार एक बुक मार्क देखा और उस बुक मार्क में लिख रहा था कि उस बुक मार्क में एक टाइगर का फोटो लग रहा था और उस टाइगर के फोटो पे के नीचे लिख रहा था कि मैं भी किसी बुक में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी किसी बुक में पब्लिश करा जाए, मतलब मेरे को भी किसी बुक का सब्जेक्ट बनाया जाए। बुक मार्क होता है ना, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं तो एक छोटा सा वो होता है, इसको जैसे मान लो मैंने 10 पेज पढ़ लिए, बाद में ध्यान नहीं रहा, तो एक तो तरीका होता है पेज मोड़ देते हैं, बुक्स खराब होती हैं, तो हम क्या उसको लगा देते हैं कागज़ से को, कि जब भी हमें पता दोबारा पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इस पेज पर हम चल रहे थे, तो वो बुक मार्क होता है, ठीक है। तो उस बुक मार्क पे एक टाइगर का फोटो लगा हुआ था और उस पर ये लिखा हुआ था कि मैं भी ये चाहता हूँ कि मुझे भी किसी बुक में सब्जेक्ट बनाया जाए। तो इससे जो है क्या हुआ, वो प्रभावित हुआ आर के नारायण, और आर के नारायण ने स्टोरी लिख दी टाइगर। इसमें टाइगर जो है कैरेक्टर है, ठीक है। तो और इसमें जो कहानी है वो टाइगर ही सुनाता है, ठीक है। तो ये आपको टाइगर फ्रॉम मालगुडी में ध्यान रखना है। टॉकेटिव मैन और द वर्ल्ड ऑफ नागराज, इनके टाइटल ही सफिशिएंट हैं, और कहीं टाइटल भी भूल जाएं तो ये टॉकेटिव मैन का उतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ, जैसे ऑप्शन आएंगे तो आपको लगेगा यार ये पढ़ा सा है और नारायण में से पढ़ा है, तो एक बार रीडिंग लगा देना, ठीक है ना। ये इसके 14 ये नॉवेल्स हैं। और इसके बाद ये जो ग्रैंड मदर्स टेल है, ये नॉवेला है एक्चुअली, NOVELLE। नॉवेला के बारे में हम डिटेल में तो जब पढ़ेंगे, जब हम ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ेंगे, अभी आप ये समझ लीजिए नॉवेला का मतलब है समवेयर इन बिटवीन शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा और नॉवल से थोड़ा छोटा, ठीक है ना। इस तरीके से समवेयर बिटवीन नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी से नॉवेला बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रैंड मदर्स टेल में आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा वर्क है जिसमें कि नारायण ने को वाइफ का कॉन्सेप्ट बताया है। को वाइफ मतलब सहपत्नी या सौतन जिसे कह सकते हो आप, ठीक है ना, उसका कॉन्सेप्ट बताया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए। तो जैसे ग्रैंड मदर्स टेल, इसमें जैसे आप पढ़ें तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें आर के नारायण ने किसका कॉन्सेप्ट बताया है, इसमें को वाइफ का कॉन्सेप्ट बताया, सौतन या सहपत्नी जिसे कह सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट बताया। कैसे बताया वो तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सारे कैरेक्टर्स आपके नोट्स में सब कुछ है, कुछ छोड़ा ही नहीं है मैं नोट्स में। देखो आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। ये पर्टिकुलरली आरपीएससी जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के हिसाब से बिल्कुल पिन पॉइंटेड एग्जाम ओरिएंटेड जो है नोट्स बनाए हुए हैं, और ये आपके लिए नेट के लिए यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि नेट की कोई चीज़ आरपीएससी वो अलग सिस्टम है, इसमें जो चीज़ें यदि नेट के सिलेबस में तो आप उसमें काम कर सकते हो। लेकिन ये स्पेसिफिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बिल्कुल उसको ध्यान में रखते हुए नोट्स को प्रिपेयर किया, बिल्कुल अपडेटेड। आपको इससे बाहर जो चीज़ें आएंगी वो आप बिल्कुल ही दिमाग मत लगाना, वो किसी पे भी नहीं होंगी, और होंगी तो कॉन्सिस्टेंसली होंगी। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, और जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ना। पहले जब भी टाइटल्स के नाम पढ़ो तो आप उसके आगे लिख लेना पेंसिल से, और फिर उसके बाद हाथ लगा देना, हाथ लगा के टाइटल पढ़ना, टाइटल देखना, फिर याद करना, रिकॉल करना, मेमोराइज करना कि वो चीज़ याद आती है कि नहीं, उसके सामने लिखना। ऐसे नहीं कि उसको देख देख के याद करो, पहले एक बार याद कर लेना, फिर उसके बाद ये टाइटल्स के सामने जो आपने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी उन पर हाथ लगा लेना, फिर देखना स्वामी एंड द फ्रेंड्स, आप देखना वो चीज़ याद आती है क्या, याद आती है। फिर उसके बाद ऐसी रिवीजन करोगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि 1 मिनट में ही सारे के सारे आप पूरे के पूरे इसके जो 14 नॉवेल्स और एक नॉवेल है इसको याद आ जाएगा आपको, और सारी स्टोरी। फिर मल्टीपल चॉइस में तो बहुत ही ईजी काम हो जाएगा। इस तरीके से तैयार करना आप इसको, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तो डिटेल वाले जो है उनमें आपको केवल अंडरलाइन लगानी पड़ेगी फटाफट, और जब रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत सुविधा हो जाएगी, और आपको केवल ये नोट्स पढ़ने और कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद नॉन फिक्शन। अब नॉन फिक्शन में देखो ये इंपॉर्टेंट है, माई डेटलेस डायरी, ये इसकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, और क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एसेज। याद रखना है, पूछते हैं। डेटलेस डायरी इसकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी में भी क्या है, ये कलेक्शन ऑफ एसेज है, ठीक है। डेटलेस डायरी जो है कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एसेज है। उसके बाद नेक्स्ट है माई डेज। माई डेज भी इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है ना। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय नारायण। देखो ये तो एसेज का कलेक्शन है जिसमें उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी बताई है, डेटलेस डायरी। इसके अलावा माई डेज ये भी इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं। इट स्टार्ट्स विद द चाइल्डहुड स्पेंट इन हिज ग्रैंड मदर्स होम इन चेन्नई। ये चेन्नई में उसने अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो समय व्यतीत किया था उसके साथ शुरुआत होती है, ठीक है। तो वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डेटलेस डायरी ध्यान रखना है कि इसकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, कलेक्शन ऑफ एसेज है, और माई डेज जो है वो भी इसका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये ध्यान रखना है। मिथोलॉजीज भी हैं, देखो मैंने मेंशन किए हैं इसलिए क्योंकि आर के नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कि आप इसको भूल सकते हो, नहीं याद रखें तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन पर से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी बहुत कम है, ठीक है। अब कोई अनहोनी बात हो जाए तो उसका तो कुछ है नहीं, तो अनहोनी बातें कभी कभी कहीं कहीं होती हैं, सारे क्वेश्चंस में नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो आप ये गॉड, डीमंस एंड अदर्स, द रामायण, द महाभारत, ये इसके मिथोलॉजिकल वर्क है, तो आप रीडिंग लगा लेना, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट स्टोरीज में देखो एक तो आपकी मालगुडी डेज, ये तो आप वैसे जैसे मालगुडी आएगा तो आप खुद ही समझ जाओगे, आपको कोई जरूरत ही नहीं है कि मालगुडी मतलब आर के नारायण। उसके बाद एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, ये आपका स्टोरी का नाम ध्यान रखने लगा। लॉली रोड्स एंड अदर स्टोरीज,
द हाउस एंड ए हाउस एंड टू गॉड्स अंडर बनियन ट्री एंड अदर स्टोरीज। तो ये आपको ध्यान रख लेना, ये दोनों तो ध्यान रख ही लेना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज कई बार पूछ लेते हैं। एक दो बार रीडिंग लगाना, आपको ध्यान रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक स्टोरी है इसकी जो कई जगह प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है ना। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, राजस्थान में कई जगह यूनिवर्सिटी में प्रिस्क्राइब्ड है, इसलिए इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है ना। एंटीडोट जो है ये स्टोरी है आर के नारायण की, ठीक है ना। इट इज़ अ स्टोरी, in this story author explains the role of superstition, astrologer, astronomy, horoscope in his life of human beings। देखो ये जो इंडियन मिथोलॉजी, इंडियन कल्चर में हॉरोस्कोप वगैरह का बहुत सिग्निफिकेंस है, एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोनॉमी का, ठीक है ना। हमारे देखते हैं ना कि भाई लड़के लड़कियों के गन मिल रहे हैं कि नहीं, जन्म पत्रियाँ मिल रही हैं कि नहीं। तो ऐसा आप देखो, इसका जो आप यदि बैचलर ऑफ आर्ट पढ़ोगे तो आपका जो चंद्रन है उसकी शादी इसलिए नहीं होती क्योंकि हॉरोस्कोप मैच नहीं कर रहा होता। हमारा एक सिस्टम होता है मांगलिक होना, कि मांगलिक हो गए तो लड़का मर जाएगा, लड़की मर जाएगी। तो इस तरीके से वो मांगलिक का वो था, तो पंडित ने बोल दिया कि नहीं, मांगलिक है, शादी के 2 साल बाद, 1 साल बाद वो मर जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, तो उसकी शादी नहीं हो पाई। तो हॉरोस्कोप का, एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोनॉमी का, ये हमारे जो है इंडियन कल्चर में बहुत सिग्निफिकेंस है, और नारायण ने इस चीज़ को प्रेजेंट किया है। और इसकी स्टोरी जो है एंटीडोट, उस एंटीडोट में उसने दिस स्टोरी ऑथर एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ सुपरस्टिशन। ऑथर ने सुपरस्टिशन का जो की भूमिका है उसके बारे में बताया है। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमी, हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमी उसके बारे में बताया है। ह्यूमन बीइंग इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, आदमी के जीवन में इन पर्टिकुलर, खासतौर से इन पोर्ट्रेट थ्रू द लाइफ ऑफ गोपाल। और ये किस एक कैरेक्टर है गोपाल, उसके थ्रू आप तो गोपाल कैरेक्टर ध्यान रख लेना कि एक गोपाल कैरेक्टर के थ्रू उसने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना, हॉरोस्कोप का ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट है, ये एंटीडोट स्टोरी में बताया गया है। फाइन। तो ये आपकी इस स्टोरी के बारे में ध्यान रखना, आपको कुछ भी नहीं लगना, सब कुछ एवरीथिंग नोट्स में, आपको सारी की सारी चीज़ें नोट्स में है। और आपके साथ बहुत ऑप्शन अच्छा है, आप आराम से नोट्स की डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें, प्रिंट निकाल के आपने सामने रखें। और किसी भी आपके पास टाइम नहीं है किसी भी बुक को पढ़ने का, और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने छोड़ी नहीं, जितनी भी सारी बुक्स हैं, जितनी भी इंडियन राइटिंग की अच्छी से अच्छी किताबें हैं, चाहे वो साउथ एशियन नॉवेलिस्ट हो, चाहे अयंगर की हो, चाहे नायक की हो, चाहे मलिक की हो, चाहे मल्होत्रा की हो, चाहे नेट के पेपर्स हो, चाहे किसी एग्जाम में सेट के आए हुए पेपर हो, उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया। तो आपको कहीं भी किसी तरीके का कोई एफर्ट नहीं करना, आप केवल इनको याद करने में और जिस क्लासेस में ये चीज़ों को समझने पर ध्यान दें, समझें और सामने नोट्स रखें, उनको अंडरलाइन कर लें, जो चीज़ यदि एक्स्ट्रा बताई जाती है उसको नोट डाउन कर लें, और फिर उसको याद करना स्टार्ट कर दें। बार बार में रिवीजन करें। जितना जो ज़्यादा रिवीजन करेगा उसके दिमाग में उतनी चीज़ें रिटेन रहेंगी और एग्जाम में कन्फ्यूजन की पॉसिबिलिटी कम रहेंगी। नेक्स्ट देखो, अब हम इसके एक एक वर्क के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एक डिटेल में कि भाई इन वर्क्स में क्या है। यदि पहली बात करें तो हमारा पहला वर्क है स्वामी एंड द फ्रेंड्स। तो देखो ये एक अकाउंट है स्वामी का और उसके फ्रेंड्स का, और स्वामी का पूरा नाम क्या है, स्वामीनाथन। ओके, अब इसके फ्रेंड्स के नाम पूछ लेते हैं कई बार, है ना। वैसे स्पेसिफिक ये है फ्रेंड्स के नाम, यदि किसी सिलेबस में ये किसी एग्जाम के सिलेबस में ये वर्क प्रिस्क्राइब हो तब पूछने चाहिए, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखें। एक है मनी, जिसको दादा बोलते हैं। शंकर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इसके बाद सोनू जो है क्लास का मॉनिटर है। सैमुअल जो है उसको पी नाम से पुकारते हैं। और राजन ये एक एसपी का लड़का है, ठीक है। तो आपको ध्यान रह जाए तो ध्यान रख लेना। इसके बाद इसमें क्रिकेटर्स को मेंशन किया गया है, मैंने आपको बताया था ना कौन कौन से। जैक हॉब्स आप जानते होंगे इसको, डोनाल्ड ब्रैडमैन, ठीक है, ये डोनाल्ड है, शायद मैंने आपको कुछ और बता दिया था, ब्रैडमैन के आगे डोनाल्ड ब्रैडमैन, ठीक है ना। एक है कुलदीप, मॉरिस स्टेट, ठीक है ना। तो कुलदीप और मॉरिस स्टेट ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम इसमें मेंशन किया है। स्वामी उसके फ्रेंड्स हैं, उनकी स्टोरी चलती है। अब स्टोरी से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो याद पढ़ भी लोगे, 4 बार पढ़ लोगे, 5 बार पढ़ लोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि सारी स्टोरीज थोड़ी याद रखनी है ना, ठीक है। तो आपके इसके फ्रेंड्स के नाम ध्यान रख लेना, कौन कौन से फ्रेंड है। स्वामी उसके फ्रेंड्स की स्टोरी है, क्रिकेटर्स इसमें मैंशन किए गए। देखो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स में देखिए इसका जो चंद्रन जो है इसका प्रोटैगनिस्ट है, और चंद्रन के फ्रेंड का नाम है मोहन, उसकी वाइफ का नाम है सुशीला, और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है मालती। MALATHI है शायद, MALA होगा है ना, मालती, कोई बात नहीं, MALTI लिख रखा है इसमें, MALA होगा, है ना, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो देखिए इसमें ये बताते हैं कि चंदन एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और उसका एक फ्रेंड है मोहन, और वो पार्टिसिपेशन करता है कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, वो स्टोरी चलती रहती है। प्रोफेसर्स के साथ उसका नॉक जॉक चलता रहता है, हिस्ट्री वाले प्रोफेसर के साथ चलता रहता है। तो वो एक बार एक टॉपिक चुन लेता है कि हिस्टोरियन शुड बी स्लॉटर्ड, तो उससे हिस्ट्री वाले प्रोफेसर नाराज़ हो जाते हैं। वो स्टोरी चलती रहती है। इसमें मेन जो बात क्या है कि इसका एक फ्रेंड होता है मोहन। अब एक बार चंदन एक रिवर पर जाता है, तो चंदन जब रिवर पर जाता है तो वहाँ पर उसको एक लड़की दिखती है, उसका नाम था मालती। और
लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, उसको देखते उसको प्यार हो जाता है, उसके पीछे पीछे जाता है, दिल्ली नदी पे जाता है, वो घर जाती है तो उसके पीछे पीछे भी जाता है कई बार, और उसके बाद एक दो बार वो लड़की जब नदी पे नहीं पहुंचती है तो वो बेचैन हो जाता है, उसको बहुत टेंशन हो जाती है इस तरीके से। अब एक दिन वो मोहन के साथ उसके घर तक जाता है तो उसको पता लगता है कि मोहन जो है उसका घर और उस लड़की का घर आमने सामने है। तब से वो सोच लेता है मोहन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा। अब तो डेली मोहन के घर जाने लग जाता है उस लड़की को देखने के लिए। फिर लड़की को प्रपोज भी कर देता है अपने घर वालों से, कहता है कि मुझे क्या इस लड़की से शादी करनी है, जिद पड़ जाता है। उसकी माँ डाउरी वाउरी की बात करने की बात करती है, वो कहता है नहीं डाउरी, देखो ये मैं इसके बता रहा हूँ, डाउरी इंडियन कल्चर की बातें देखो है ना, डाउरी की बात करते हैं, वो कहता है नहीं डाउरी नहीं। फिर उसके बाद वो कहता है कि उसकी माँ कहती है नहीं हम लड़के वाले जो है लड़की वाले के यहाँ रिश्ता लेके नहीं जाएंगे, इंडियन कल्चर हम क्या सोचते हैं लड़का चाहे कवारा ही रह जाए लेकिन हम रिश्ता लेके नहीं जाएंगे। प्रचलन है कि लड़की वाले रिश्ता लेके आए नहीं तो इनको ईगो हर्ट होती है, तो इंडियन कल्चर है, ठीक है ना। बाकी कोई भी जा सकता है जिसको जो अच्छा लगे, लेकिन वो उसकी माँ मना कर देती है, कहती हमारे घर से रिश्ता गया तो मैं सरयू नदी में डूब के मर जाऊँगी। अब वो सोचते क्या करते हैं तो एक मीडिएटर ढूंढते हैं, एक पंडित को बुलाते हैं, पंडित उनके यहाँ जाता है, वो चंदन के बारे में बहुत सारी बात कहता है और उसके मालती के फादर भी तैयार हो जाते हैं। मालती के फादर कहते हैं ठीक है इतना अच्छा लड़का है तो शादी कर लेते हैं, लेकिन वो हॉरोस्कोप चेक करते हैं तो हॉरोस्कोप में क्या होता है कि ये जो मालती और ये चंदन ये मांगलिक होते हैं, मांगलिक में ये होता है कि भाई शादी के बाद मर जाएंगे, तो वो शादी किसी भी हालत में नहीं हो सकती। वो पंडित को मनाता है कुछ तरकीब बनाओ, पंडित को कुछ पैसे देता है कि शादी अरेंज करवाओ। तो पंडित कहता है कि भाई ये शादी 2 साल बाद हो सकती है, 2 साल बाद होगी तो ये जो है ये मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। तो मालती से कहता है कि मालती तुम 2 साल का इंतज़ार करना ये वगैरह। लेकिन वो क्या हुआ, मालती की शादी हो जाती है, शादी होती है, वो बहुत टेंशन में आ जाता है, वहाँ से चला जाता है। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं मद्रास जा रहा हूँ। अब मद्रास जाता है तो मद्रास अपने अंकल के यहाँ जाना होता है, लेकिन अंकल के यहाँ नहीं जाता कि वो किसी होटल में चला जाता है। होटल में उसको एक आदमी मिलता है कैलाश, KILASH, कैलाश नाम का एक आदमी मिलता है। कैलाश जो है उसके साथ क्या करता है, उसको गलत एक्टिविटी, कैलाश जो है बहुत ही करप्ट होता है, उसकी वाइफ होती है, फिर भी वो प्रोस्टिट्यूट के यहाँ जाता है। कैलाश उसको गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की कहता है, लेकिन चंदन की कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। फिर चंदन ऐसे ही घूमता रहता है, फिर वो साधु बन जाता है और साधुओं के वेश में इधर उधर घूमता रहता है। 8 महीने तक ऐसे ही घूमता रहता है। फिर उसके बाद वो किसी तरीके से अपने घर आता है तो फिर उसके बाद अपनी लाइफ को दोबारा सेटल करने की कोशिश करता है। वो एक न्यूज़ कंपनी में काम करने लग जाता है। उसके पेरेंट्स से शादी की बात करते हैं, लेकिन वो हमेशा मना करता है कि नहीं मुझे कोई भी शादी नहीं करनी। अल्टीमेटली उसके पेरेंट्स कहते हैं कि एक लड़की है, तुम देख लो, तुम्हें पसंद आ जाए तो करना, नहीं तो मना कर देना। इसके बाद वो लड़की देखने जाता है तो वो लड़की कौन होती है, सुशीला। जैसे उस लड़की सुशीला को देखता है तो फिर लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, उसको उससे प्यार हो जाता है, फिर वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो आपने देखा सब इंडियन कल्चर, हॉरोस्कोप मैच नहीं करने से शादी नहीं हुई, ठीक है ना। उसकी माँ कहती है नहीं हम रिश्ता लेके नहीं जाएंगे, ये हमारे प्रतिष्ठा के खिलाफ है। इस तरीके की जो है मांगलिक होने की वजह से उसको 2 साल इंतज़ार भी करना पड़ा, लेकिन उसमें उसकी शादी हो गई लड़की की। तो ये तरीके से ये इसकी स्टोरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कैरेक्टर ध्यान रखना है। चंदन प्रोटैगनिस्ट है, मोहन उसका चंदन का फ्रेंड है जो एक पोइट भी है, जिसका घर जो है मालती के सामने है, ठीक है ना। इसके बाद सुशीला उसकी वाइफ जो लास्ट में, मालती जो है उसकी गर्लफ्रेंड, जिसको वो नदी में के किनारे देखने जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर जो है इसका सबटाइटल भी ध्यान रखना है, ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ, ठीक है ना। सबटाइटल पूछ लेते हैं, ध्यान रखना है ना, ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ। अब ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, ये 1945 यहाँ की जगह यहाँ आना चाहिए था, 1945 है ना, क्योंकि सबटाइटल इमीडिएट बाद आता है और फिर डेट बाद में आती है ना। तो इंग्लिश टीचर ग्रेटफुल टू लाइफ एंड डेथ। अब देखो, डेडिकेटेड टू नारायण्स वाइफ राजन। देखो ध्यान रखना, राजम, सॉरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इसका वर्क है ये इसकी वाइफ राजम को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है ना। नारायण के साथ, खुद के साथ ऐसी इंसिडेंट हुई थी, उसकी वाइफ मर गई थी, तो ऑटोबायोग्राफिकल हो गया। इसमें कौन कौन कैरेक्टर हैं, कृष्णा, सुशीला एंड देयर डॉटर या चाइल्ड कर दो, ठीक है ना। कृष्णा, सुशीला, कृष्णा जो है प्रोटैगनिस्ट, उसकी वाइफ सुशीला और उनकी चाइल्ड जो है जिसका नाम है लीला, ये कैरेक्टर है। सुशीला डाइज, सुशीला मर जाती है, एंड कृष्णा स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिज वाइफ्स स्पिरिट। और सुशीला तो मर जाती है और कृष्णा जो है क्या करता है, जो अपनी वाइफ की स्पिरिट से बात करने लग जाता है। तो क्या हो गया, टेलीपैथी, TELEPATHY, टेलीपैथी, या फिर आप कह सकते हो और मैजिक रियलिज्म। कौन है मैजिक रियलिज्म के लिए, कौन इंडियन राइटर फेमस है, जल्दी से बता दो। सलमान रुश्दी, ठीक है ना, तो हम पढ़ेंगे सलमान रुश्दी बारे में। फिर उसके बाद एंटायर स्टोरी एंड्स विथ अ कोट, अ मोमेंट ऑफ रेयर इम्यूटेबल जॉय। देखो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है, पूरा नॉवल जो उसका एंड किससे होता है, उसका एंड जो इस डायलॉग से होता है। वो जब अपनी वाइफ से बातें करने लग जाता है स्पिरिट से, तो वो कहता है, वो टाइम कहता है मोमेंट ऑफ रेयर इम्यूटेबल जॉय। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल,
क्या होता है? अनचेंजेबल। अनचेंजेबल मतलब अपरिवर्तनीय, ठीक है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? अनचेंजेबल, अपरिवर्तनीय। तो कह रहा है ए मोमेंट ऑफ रियर इम्यूटेबल जॉय, उसकी पत्नी से जब बात करने का जो है वो उसके लिए इम्यूटेबल जॉय है, ठीक है। मिस्टर संपत ये प्रिंटर ऑफ मालगुडी है, ठीक है। और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें मूवी प्रोडक्शन की बात हुई है। यदि आप ध्यान रखना चाहें तो मिस्टर संपत में एक बात, इसमें मूवी के प्रोडक्शन की बात हुई है, ठीक है ना। हालांकि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट पार्ट डीलिंग विद द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड सेंटर्ड ऑन मिस्टर संपत। फर्स्ट पार्ट तो किस के बारे में क्या बताते हैं? फर्स्ट पार्ट में तो ये बताते हैं कि पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन सेंटर्ड ऑन मिस्टर संपत, और ये कहानी किसके चार तरफ घूमती है? मिस्टर संपत के चार तरफ घूमती है। और सेकंड पार्ट जो है उसमें मूवी प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई पूछ लेते हैं मूवी प्रोडक्शन की बात किस नॉवल में की गई है? एंड सेंटर्ड ऑन मिस्टर श्रीनिवास। और सेकंड पार्ट जो है श्रीनिवास के चार तरफ घूमता है। फर्स्ट तो मिस्टर संपत के न्यूज़पेपर वगैरह की बात होती है, सेकंड में मूवी प्रोडक्शन की बात होती है, ठीक है। और कहानी किसके चार तरफ घूमती है? श्रीनिवास की। संपत अफेयर विथ ए हेरोइन, संपत का अफेयर एक हेरोइन के साथ हो जाता है, ठीक है ना। कॉट इंटायरली इन द चार्म ऑफ द हेरोइन, वो हेरोइन जो है उस नायिका के चार्म में बिल्कुल फंस जाता है। एंड अल्टीमेटली लॉस द लेडी वेल्थ, और लास्ट में क्या होता है? ना तो वो लड़की उसको मिलती है, और लड़की को भी खो देता है, वेल्थ को भी खो देता है, फेम को भी खो देता है, और पीस और शांति को भी खो देता है। इस तरीके से सारी की सारी चीज़ों से चली जाती है। तो मिस्टर संपत के बारे में यही ध्यान रखना है कि मूवी प्रोडक्शन की बात की है इसमें, और वो एक हेरोइन के जो है प्रेम में फंस जाता है। अल्टीमेटली उसको ना हेरोइन मिलती है उसको, बल्कि उसकी पॉपुलैरिटी, फेम, वेल्थ, रेपुटेशन सब कुछ खो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वर्क जो है हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्या फिर बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है, बच्चों को डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।